नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस के टॉप एमसीक्यू की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारी ये दूसरे नंबर की क्लास है। अगर इससे पिछली वाली क्लास आपने नहीं देखी तो उसको जाकर जरूर देखें। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में पूछा गया कि बंबू नृत्य जो है ये कहां पर प्रसिद्ध है। तो याद रखना है दोस्तों, जो मेघालय है ये मेघालय में आपका बंबू नृत्य प्रसिद्ध है। कई बार एग्जाम में नृत्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आगे सारे नृत्य को हम एक ही बार में कवर कर लेते हैं ताकि आपका नृत्य से एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। तो सबसे पहले आपको याद रखना है दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश है ना, यहाँ पर एक तो आपको कुचिपुड़ी याद रखना है, एक वीरा नाट्यम याद रखना है, एक बुट्टा और एक बोमलू। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का याद रखना है, एक वीरा नाट्यम। तो आंध्र प्रदेश में दो नृत्य आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, कुचिपुड़ी और वीरा नाट्यम। फिर अपन चलते हैं दोस्तों असम में। तो असम में आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक तो बिहू याद रखना है, उसके बाद में बिछुआ याद रखना है, एक आपको बगुरुम्बा याद रखना है। अति इंपॉर्टेंट नृत्य है असम में बिहू, बिछुआ और बगुरुम्बा। फिर बात करते हैं दोस्तों बिहार की। तो बिहार का याद रखना है जाट जाटनी जो है, ये जाट जाटनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार में। और एक आपको विदेशिया याद रखना है बिहार का। तो बिहार में जाट जाटनी और विदेशिया ये बड़े इंपॉर्टेंट नृत्य है। फिर बात आती है गुजरात की। तो आप सभी जानते हो कि गुजरात में गरबा डांडिया बड़ा ही फेमस है। तो गरबा और डांडिया आपका कहाँ का हो जाएगा, तो गुजरात का हो जाएगा। आगे बढ़ते बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा का याद रखना है दोस्तों, एक तो झूमर हो जाएगा, एक फाग हो जाएगा। तो हरियाणा में एक तो झूमर और फाग आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जम्मू कश्मीर में रहूप जो नृत्य है, ये रहूप नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जम्मू कश्मीर का नृत्य जो रहूप है ये बड़ा ही प्रसिद्ध है। फिर एक आता है दोस्तों कर्नाटक में यक्षगान, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का। केरल का बहुत फेमस कथकली जो कि शास्त्रीय नृत्य भी है, तो कथकली आपको याद रखना है। मोहिनीअट्टम भी केरल का शास्त्रीय और कुरावर कली जो है ये भी आपका केरल का है। तो केरल से कथकली, मोहिनीअट्टम और कुरावर कली ये आपको याद रखना है। महाराष्ट्र से आपको याद रखना है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट लावनी कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का है। तो लावनी कहाँ पर होता है आपका, महाराष्ट्र का। दोस्तों ये वो फेमस नृत्य जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं और 100% आपको नंबर दिलाएंगे। फिर बात आती है पंजाब की। तो पंजाब में आपको एक तो भांगड़ा याद रखना है और एक गिद्दा याद रखना है। भांगड़ा और गिद्दा कहाँ का है, पंजाब का है। राजस्थान में मोस्ट इंपोर्टेंट घूमर, गणगौर और एक आपका कालबेलिया। तो घूमर, गणगौर और कालबेलिया कहाँ का है, आपका राजस्थान का है। तमिलनाडु से आपको भरतनाट्यम मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है दोस्तों, भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। उसके बाद में एक तो नौटंकी आपको याद रखना है, एक रासलीला आपको याद रखना है, कहाँ का है, नौटंकी, रासलीला। और एक और इसमें याद रख लेना कथक। तो ये सारे के सारे आपके कहाँ के दोस्तों, यूपी के, उत्तर प्रदेश के ये आपको याद रखना है। और उत्तराखंड का आपको याद रखना है दोस्तों भगोटिया नृत्य जो है, ये भगोटिया नृत्य कहाँ का है, तो उत्तराखंड का है। तो इतने इंपॉर्टेंट नृत्य जो कि आपके एग्जाम में 100% नंबर दिलाएंगे और 100% क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इनको जरूर याद करके जाना। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि गजलों का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखना है दोस्तों जो अमीर खुसरो साहब है ना, कल भी इनके बारे में मैंने चर्चा करा था। तो अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी तो उसको जाकर जरूर देखना। अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। तो सबसे प्राचीन अगर वाद्य यंत्र पूछे ना आपसे तो जो वीणा है ना दोस्तों, ये वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। एक दिन क्लास लेकर आऊंगा मैं आपके सामने, तो ये वाद्य यंत्र आपको कवर करवा देंगे। तो वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना एग्जाम की दृष्टि से कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन साहब है ये कौन सा यंत्र बजाते थे। तो याद रखना है दोस्तों ये वायलिन बजाते थे। कौन सा यंत्र बजाते थे, तो वायलिन नामक यंत्र आपका अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम द्वारा बजाया जाता था। अगला, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो त्रिपिटक है ये कौन से धर्म से संबंधित है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो ये गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी। गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। और इन्हीं गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। ये कल भी बताया था, एशिया का ज्योतिपुंज अगर आपसे पूछे तो एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और गौतम बुद्ध जो है इनको कहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो गया बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी के किनारे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला, वहां स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं रहा, वो कौन सा। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि वो कौन सा स्तूप है जिसका संबंध भगवान बुद्ध से नहीं है। अब देखो
सारनाथ की हम बात करें दोस्तों, तो अगर आपसे पूछे ना कि भगवान बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था या प्रथम प्रवचन किए थे, ये कहाँ पर किए थे, तो ये इन्होंने सारनाथ में किए थे। अगर आपसे पूछे कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति इन्हें बोधगया में हुई थी। अगर आपसे पूछे कि इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो इनकी मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। लेकिन दोस्तों जो सांची है ना, ये सांची में आपका भगवान बुद्ध जो है, इनका संबंध कहीं से कहाँ तक नहीं है। अब सांची फेमस क्यों है, वो अपने को यहाँ पर जानना है। सबसे पहली चीज तो ये याद रखना है दोस्तों कि जो सांची है ना, सांची, ये सांची आपका क्या है, तो सांची एक आपका स्तूप है। क्या है आपका, स्तूप है, स्तूप है। और सांची कहाँ पर आता है आपका, तो ये मध्य प्रदेश में आता है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आता है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आता है, रायसेन जिले में आता है। सांची का संबंध कौन से धर्म से, तो सांची का संबंध बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से। और दोस्तों जो सांची है ना, सांची, इसके बारे में एक चीज ये याद रख लेना कि भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा स्तूप आपका कौन सा है, सांची का स्तूप है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो मौर्य वंश का एक शासक हुआ करता था, मौर्य वंश का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम है अशोक। तो अशोक के द्वारा सांची का निर्माण करवाया गया। और दोस्तों जो भगवान बुद्ध है ना, ये भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे, भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे ना, उनकी यहाँ पर अस्थियां रखी गई है। तो भगवान बुद्ध के शिष्य की अस्थियां सांची में रखी गई है। तो भगवान बुद्ध का संबंध इससे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपके एक ही क्वेश्चन में कवर करवा दिए। अगला, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये याद रखना है दोस्तों कि जो महावीर स्वामी है ना, ये महावीर स्वामी का संबंध किससे है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। अब जैन धर्म से संबंधित है तो इनका जो पहला शिष्य बना था ना, उसका नाम क्या था दोस्तों, तो उसका नाम था जामिल। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जो पहला शिष्य बना था वो कौन था, तो जामिल था। और अगर आपसे पूछे ना दोस्तों जो जामिल है ये कौन था, तो महावीर स्वामी का जमाई, अगर आपसे पूछे तो महावीर स्वामी का जमाई जो था ये कौन था, जामिल था, जामिल था। यानी महावीर स्वामी की जो पुत्री का विवाह हुआ था जामिल से, वही जामिल महावीर स्वामी का पहला शिष्य या पहला अनुयायी बना था। अगला, सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है, तो याद रखना है दोस्तों जो सांख्य दर्शन है ना, ये सांख्य दर्शन का संस्थापक कौन है, तो ये कपिल है, कपिल मुनि है सांख्य दर्शन के संस्थापक। और मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर आपसे पूछे कि भाई योग दर्शन के संस्थापक कौन है, या योग दर्शन के संस्थापक कौन है, तो पतंजलि है। और सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है, तो कपिल मुनि है। अगला, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो आजीवक संप्रदाय अति इंपॉर्टेंट है, 1000 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो जो मखली गोशाल है ना, मखली गोशाल, ये मखली गोशाल आपके आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला, सरूर पर्व किस राज्य से संबंधित है, दोस्तों कल की क्लास में मैंने सारे पर्व आपके कंप्लीट करवा दिए थे, तो कल की क्लास जरूर देखें। और जो सरूल पर्व है ना, ये झारखंड का प्रसिद्ध पर्व है। तो सरूल जो त्योहार है ये झारखंड का फेमस त्योहार है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो ओणम भी मैंने कल आपको बताया था, ओणम जो है ये केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला, पोंगल किस राज्य का है, तो याद रखना है दोस्तों जो पोंगल है ना, ये पोंगल कहाँ का है, तो ये आपका तमिलनाडु का है। अति इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जो पोंगल त्योहार है ये कहाँ का है, तो पोंगल आपका तमिलनाडु का है। कल की क्लास जरूर देखना। मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला कहां पर लगता है, अब बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बताऊंगा। पहले तो हम ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला कहां पर लगता है, तो मध्य प्रदेश में जो कुंभ का मेला लगता है ये कहां लगता है दोस्तों, उज्जैन में लगता है। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई उज्जैन किस नदी के किनारे है, तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन में कौन सा ज्योतिर्लिंग है, तो उज्जैन में आप सभी जानते हो कि बाबा महाकाल की नगरी, तो महाकाल ज्योतिर्लिंग आपका कहां पर है, तो बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग आपका उज्जैन में है। इसी उज्जैन में याद रखना है जो महाकाल ज्योतिर्लिंग है ना दोस्तों, ये पूरे विश्व का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग अगर आपसे पूछे तो दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग आपका कौन सा है, तो बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग जो है दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है और एकमात्र ज्योतिर्लिंग है। ये चीज आपको याद रखना है। फिर अगर आपसे पूछे ना दोस्तों इसी उज्जैन में, तो इसी उज्जैन में आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि भाई कालियादेव पैलेस कहाँ आता है, तो कालियादेव महल या कालियादेव पैलेस भी अगर आपसे पूछे तो ये भी आपका उज्जैन में आता है। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको उज्जैन से याद रखना है। अब बात आती है दोस्तों कुंभ के मेले की, तो पूरे कुंभ के मेले की बात करें ना, तो पूरे भारत में 4 स्थानों पर आपका कुंभ का मेला आयोजित होता है।
कितने स्थानों पर, तो 4 स्थानों पर सिंहस्थ या कुंभ का मेला आपका लगता है। पहला तो आपका कहाँ लगता है दोस्तों, हरिद्वार में लगता है। और अगर आपसे पूछे हरिद्वार में किस नदी के किनारे कुंभ लगता है, तो गंगा नदी के किनारे। दूसरा आपका उज्जैन में, जो कि अपन ने डिस्कस कर ही लिया, शिप्रा नदी के किनारे। नासिक की बात करें तो यहाँ पर गोदावरी नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है। और इलाहाबाद में एक या प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज है, तो प्रयागराज में जो कुंभ का मेला है ये त्रिवेणी संगम के किनारे लगता है, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। तो ये कुंभ के मेले से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। अगला, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है? अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये याद रखना है कि जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है ना, ये कहां पर स्थित है, तो ये अजमेर में है। अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पर है, तो अजमेर में। अब कहानी थोड़ी सी समझना, जब मोहम्मद गोरी भारत आया, तो मोहम्मद गोरी जब भारत आया तो इसने भारत पर लूटपाट की, भारत पर आक्रमण किया। और जब मोहम्मद गोरी वापस गजनी लौट गया तो ये क्या किया, तो इसने यहाँ पर जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, क्या नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक से बोलकर गया था कि मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं अभी जा रहा हूँ गजनी, और एक काम करो, ये भारत का शासन तुम संभालो। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर शासन कर रहा था, तो उस समय इसने क्या किया, तो जितने भी हिंदू मंदिर है, इन मंदिरों को नष्ट करना शुरू कर दिया। और एक स्थान पर इसने क्या किया, तो अजमेर में इसने एक झोपड़ा बनवाया, या एक मस्जिद बनवाई, जिसका नाम दिया इसने अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो मंदिर के स्थानों पर इसने मस्जिद बनवाना शुरू कर दिया था, और उसी में एक मस्जिद आती है जिसका नाम है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में है। और किसने बनवाया है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बाद में गुलाम वंश की स्थापना की थी दोस्तों। तो अगर आपसे पूछे कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था। अगला, भोजशाला मंदिर में अधिष्ठात्री देवी है, तो याद रखना है जो भोजशाला मंदिर है ना, वो किसका है, तो याद रखना है दोस्तों, ये सरस्वती माता से संबंधित मंदिर है। सरस्वती माता से संबंधित मंदिर है। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई भोजशाला जो मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया, तो परमार वंश के जो राजा भोज थे, परमार वंश के जो राजा भोज थे, ये इनके द्वारा आपका क्या करवाया गया, तो भोजशाला मंदिर का निर्माण करवाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। अगला, गोलकुंडा का किला कहां पर स्थित है? अब गोलकुंडा का जो किला है ना दोस्तों, ये कहां पर स्थित है, तो आपको याद रखना है गोलकुंडा का किला जो है ये हैदराबाद में स्थित है। अब गोलकुंडा आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, कि जब भारत में आपका अंग्रेज शासन कर रहे थे, अंग्रेज शासन कर रहे थे, या फिर हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकाल चल रहा था, तो उसी समय क्या हुआ था दोस्तों, ये जो गोलकुंडा क्षेत्र है ना, इस गोलकुंडा का जो शासक था, गोलकुंडा का जो शासक था, इस गोलकुंडा के शासक ने क्या किया था, तो जो अंग्रेज थे इन्हें क्या कर दिया था, तो सुनहरा फरमान दिया था। क्या दिया था, सुनहरा फरमान दिया था, सुनहरा फरमान दिया था। और सुनहरा फरमान क्या दिया था, तो इन्होंने अंग्रेज को क्या बोल दिया था, गोलकुंडा के शासक ने, कि आप बिना किसी आप है ना, पूरा जो गोलकुंडा के जितने भी बंदरगाह है, इन बंदरगाह को आप यातायात के लिए यूज कर सकते हो। तो याद रखना है, पूछ सकता है कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किसने सुनाया था, तो गोलकुंडा के शासक ने सुनाया था। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। और गोलकुंडा का किला कहाँ आता है, हैदराबाद में आता है। अगला, जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है, तो याद रखना है दोस्तों, जो जैन धर्म के प्रवर्तक है ना, वो कौन है, तो आपके जो ऋषभ देव है, ये ऋषभ देव आपके जैन धर्म के प्रवर्तक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपको ये याद रखना है दोस्तों, कि जो कैबिनेट मिशन है ना, कैबिनेट मिशन ये भारत में कब आया, तो 1946 में आया। कब आया, 1946 में। और इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य ये था कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाए। क्या किया जाए, संविधान सभा का गठन किया जाए, ये कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था। और ये संविधान सभा का जब गठन हो जाएगा, तो ये संविधान सभा क्या करेगी, तो भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करेगी। ये कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था। अब जो कैबिनेट मिशन था ना दोस्तों, इसमें टोटल अगर आपसे पूछे कि भाई कितने सदस्य थे, तो इसमें 3 सदस्य थे। कैसे याद रखोगे, पास याद रख लेना, PAS पास। P फॉर क्या हो जाएगा, तो सर पेंथिक लॉरेंस। क्या हो जाएगा, पेंथिक लॉरेंस जो थे, पेंथिक लॉरेंस पहले व्यक्ति थे। A फॉर आपका AV अलेक्जेंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AV अलेक्जेंडर जो है, AV अलेक्जेंडर A4 हो जाएगा। और S फॉर स्टेफोर्ड क्रिप्स।
क्या स्टेफोर्ड क्रिप्स हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि भाई कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो टोटल 3 सदस्य थे। उद्देश्य क्या था, संविधान सभा का गठन करना। कब आया, 1946 में आया। और इसने संविधान सभा में कितने सदस्यों को रखने की बात कही थी, तो संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य होंगे, ये बात कैबिनेट मिशन के द्वारा बोली गई थी। तो इतने इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है दोस्तों कि कैबिनेट मिशन जब आ गया तो उसके बाद में संविधान सभा का गठन हुआ। अब संविधान सभा का गठन कब होगा, तो जिस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसी दिन उसका गठन हुआ। तो 9 दिसंबर 1946 को आपका संविधान सभा का क्या होता है, तो संविधान सभा का गठन होता है। इसी दिन संविधान सभा की पहली बैठक होती है। पहली बैठक होती है, अगर आपसे पूछे कहाँ होती है, तो पहली बैठक अगर आपसे पूछे ना दोस्तों, तो ये आपका कहाँ होती है, तो दिल्ली में होती है। पहली बैठक कहाँ होती है, और दिल्ली में होती है। और इसी पहली बैठक में एक अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है, ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। इतनी चीजें आपको याद रखना है। तो पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, अब यहाँ पर देखो उद्घाटन कर रहे हैं या पहली बार अंदर जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जो भी पहला काम हो रहा है उसे बोला जाता है उद्घाटन। तो उद्घाटन पूछ ले या पहली बैठक के अध्यक्ष पूछ ले, एक ही रहेंगे। सच्चिदानंद सिन्हा साहब जो थे, ये संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष थे। उद्घाटन अधिवेशन के अध्यक्ष थे या अस्थायी अध्यक्ष थे, कैसे थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो याद रखना है दोस्तों वेनेगल नरसिंह राव। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। इनको BN राव के नाम से भी जाना जाता है। तो BN राव या वेनेगल नरसिंह राव जो है, ये संविधान सभा के सलाहकार थे या संवैधानिक सलाहकार थे। लेकिन यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति जो थी, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये भीमराव अंबेडकर थे, BR अंबेडकर थे। ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे तो भीमराव अंबेडकर, और संवैधानिक सलाहकार पूछे तो BN राव आपको याद रखना है, और भीमराव अंबेडकर या BR अंबेडकर आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक और चीज आपसे पूछा है, आपने अस्थायी अध्यक्ष तो जान लिया, अगर आपसे पूछ ले कि भाई संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। ये चीज आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये याद रखना है दोस्तों कि आपका जो मस्तिष्क है, अब इस मस्तिष्क से आपका सोचने समझने का सारा काम होता है। अब ये मस्तिष्क भी कई भागों में बटा हुआ है। अब आपका जो मस्तिष्क है ना, इस मस्तिष्क का सबसे आगे वाला जो भाग है, उस आगे वाले भाग को बोला जाता है सेरिब्रम। क्या बोला जाता है, सबसे आगे वाले भाग को सेरिब्रम बोला जाता है। और ये जो सेरिब्रम होता है ना, यही आपका सोचने समझने की जितनी भी इच्छा अनुसार आप काम करते हो, सोचने समझने का काम है, पढ़ाई लिखाई का काम है, वो सब इसी से नियंत्रण होता है। तो जो आपकी ऐच्छिक गतियां है, ये सब सेरिब्रम के द्वारा होता है। ये चीज आपको याद रखना है। जितनी भी आपकी इच्छा के अनुसार गतियां होती है, वो सेरिब्रम के द्वारा नियंत्रित होती है। अब बात होती है साहब, ये और बता दो कि शरीर का जो तापमान है, इस तापमान का नियंत्रण कौन करता है, तो याद रखना है दोस्तों, आपका जो मस्तिष्क है ना, इसमें एक भाग पाया जाता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। क्या लगता है, हाइपोथैलेमस। और ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, तो आपके शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है। इसी मस्तिष्क में आपका एक और भाग पाया जाता है जिसको अपन ने नाम दिया घ्राण पिंड। और ये घ्राण पिंड क्या करता है, तो ये सूंघने की क्षमता को नियंत्रण करता है कि भाई किसकी खुशबू कैसी है, तो सूंघने की क्षमता जो है ये घ्राण पिंड नियंत्रण करता है। तो इतनी सारी चीजें आपको इंपोर्टेंट याद रखनी है। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, अब देखो सबसे इंपोर्टेंट चीज तो ये याद रखना है दोस्तों कि जो आपकी लार है ना, इस लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है आपकी लार में। देखो आप जैसे मुंह में खाना खाते हो तो ये टाइलिन नामक एंजाइम क्या करता है, आपकी भोजन में मिल जाता है। अब ये टाइलिन नामक एंजाइम आपके भोजन को पहला तो बिल्कुल चिकना बना देता है ताकि वो अंदर तक आपको निगलने में आसानी हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है दोस्तों कि जैसे आपने भोजन किया, जैसे आपने क्या किया, तो जैसे आपने भोजन किया और भोजन आपके मुंह में पहुंचा, तो मुंह में पहुंचते ही जितना भी आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट था ना,
इस कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपका कहाँ हो जाता है, तो आपके मुंह में ही हो जाता है। तो ये चीज आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन शरीर में कहाँ पर होता है, तो आपके मुंह में या मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। इसीलिए जब आप देखते हो कि आप ग्लूकोज घोल कर पीते हो तो आपको तुरंत एनर्जी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि जो ग्लूकोज होता है ना दोस्तों, इस ग्लूकोज में क्या होता है, तो ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, और जब कार्बोहाइड्रेट मुंह में पहुंचता है तो मुंह में पहुंचते से ही उसका पाचन हो जाता है। तो इसीलिए आपको ग्लूकोज से जल्दी एनर्जी मिल जाती है। तो याद रखना है, लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है और मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो दोस्तों ये आज के अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसमें अपन ने जीके, जीएस, स्टैटिक जीके, साइंस के भी कुछ क्वेश्चन कवर किए। तो इसी प्रकार से डेली क्लास मिलती रहेगी तो आपकी तैयारी कुछ ही दिनों में बहुत ही शानदार हो जाएगी। अभी बीच बीच में अपन मैराथन सेशन लाते रहेंगे ताकि आपको बिल्कुल तैयारी करने में दिक्कत ना आए और आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर ना जाए। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।